नमस्कार, मैं तेजकरण चौहान। इस व्याख्यान में हम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव, परिणाम और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में हमने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा की थी। क्रांति के प्रस्फुटन और उसकी विभिन्न गतिविधियों के पश्चात फ्रांस के इतिहास पर, फ्रांस के जनमानस में इस क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम हुए और विश्व इतिहास या फ्रांस के जनजीवन में इसका क्या महत्व रहा, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि फ्रांस की क्रांति वस्तुतः परिवर्तन की एक ऐसी अपूर्व लहर थी जिसने फ्रांस का तो तात्कालिक नक्शा ही बदल दिया और उनके साथ कई ऐसी जीवंत धाराएं छोड़ दी जो बृहत्तर दिशा एवं काल में विसर्जित हो गई। मनुष्य के मुक्तिमूलक जिन विचारों का उद्घोष फ्रांस की क्रांति ने दिया, वे आने वाली शताब्दियों में यूरोप एवं विश्व के इतिहास के प्रेरक एवं अनुकरणीय बन गए। फ्रांस की क्रांति का मूल संदेश मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, ये ऐसे मूल्य थे जिसका सौंदर्य एवं जिनकी उपयोगिता शाश्वत और स्वयं सिद्ध है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास का एक कालजयी पृष्ठ माना जाता है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि इस क्रांति ने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की, तो कुछ इसकी सीमाएं भी थी। कुछ सकारात्मक परिणाम हुए तो कुछ नकारात्मक भी। उदाहरण के लिए क्रांति के दौरान स्थापित हुए आतंक के शासन तथा राष्ट्रीय सेना के गठन के प्रति दिखाए गए विशेष उत्साह ने सैनिक अधिनायकवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और विदेशी द्वेष, ये प्रवृत्तियां फ्रांस की क्रांति का प्रतिफलन थी। बहरहाल क्रांति के सकारात्मक प्रभाव बहुत स्पष्ट और निर्विवाद हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला प्रभाव निरंकुश राजतंत्र एवं वर्ग भेद पर आधारित पुरातन व्यवस्था का अंत होना। दीर्घ समय के अंतराल में कई प्रथाएं इतनी रूढ़ हो जाती है कि उनका भौतिक और मानसिक विस्थापन बड़ा दुष्कर कार्य होता है, लेकिन शक्ति के केंद्र का गणित उन्हें मजबूत बनाए रखता है। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था, जिसकी चर्चा हमने पहले व्याख्यान में की थी, निरंकुश राजतंत्र, सामंती अनाचार, विशेष अधिकार युक्त कुलीन तंत्र और पादरी तंत्र तथा जनसंख्या के इस छोटे से भाग की विलासिता का बोझ ढोती अधिकार शून्य जनता, इस क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बहुत अल्प समय में इसने पुरातन व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। टेनिस कोर्ट की शपथ पुरातन व्यवस्था के विरुद्ध जनसंकल्प की एक दृढ़ चुनौती था। बास्तिल के पतन ने राजतंत्रीय निरंकुशता के पतन की शुरुआत की। वर्साई की महिलाओं का जो जुलूस अक्टूबर 1789 में निकला और वर्साई से राजा और रानी को लेकर पेरिस आया,
उसके बाद राजा पेरिस की जन सरकार का कैदी बनकर रह गया और राजतंत्र का मुकुट जनता के कदमों पर झुक गया। 1789 अगस्त में नेशनल असेंबली ने सामंती अधिकारों की समाप्ति के माध्यम से फ्रांस में सामंतवाद, दास प्रथा और सामाजिक वर्गों के विशेष अधिकारों की समाप्ति की। चर्च द्वारा लिए जाने वाले कर टाइथे को भी समाप्त कर दिया गया। अगस्त 1789 में ही राष्ट्रीय महासभा द्वारा जारी मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को वैधानिकता प्रदान की। इसी प्रकार 1790 में पादरी तंत्र के नागरिक संविधान द्वारा सभी धर्म अधिकारियों को राज्य का वेतनभोगी बना दिया गया। 1791 में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ, जिसके द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। राजा अब केवल नाम मात्र का प्रधान बन गया। 1789 से 91 तक के अंतराल में फ्रांस का परिदृश्य पूर्णतः रूपांतरित हो गया। राष्ट्रीय महासभा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतने जबरदस्त विध्वंस का कार्य इतने अल्प समय में विधायकों की किसी अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं किया गया। फ्रांस की क्रांति द्वारा संपन्न सामंतवाद एवं निरंकुशतावाद की समाप्ति, ये दो उपलब्धियां 19वीं शताब्दी का सबसे मुख्य कार्य बन गई, जिसका आरंभ फ्रांस में हुआ और एक शताब्दी के अंतराल में सारे यूरोप में इसका प्रस्फुटन हो गया। इसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिष्ठापन करना था। फ्रांस की क्रांति की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रभावकारी देन लोकतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिष्ठापन करना था। राष्ट्रीय महासभा ने 27 अगस्त 1789 को मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में कहा कि सभी मनुष्य अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान रूप से जन्मे हैं। संपूर्ण संप्रभुता का स्रोत जनता में है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा और अत्याचार का विरोध ये मनुष्य के नैसर्गिक अधिकार हैं और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण नैसर्गिक अधिकारों में से एक है। यद्यपि प्रथम लिखित संविधान द्वारा नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। बाद में विधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रीय सम्मेलन के चुनाव के समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया, जिसके बाद फ्रांस के प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने महाद्वीपीय राजनीति में एक नई शक्ति का सुनिश्चित प्रवेश किया और वह शक्ति थी जनता अर्थात तृतीय स्टेट की शक्ति। यह प्रजातंत्र के विचारों की सबसे बड़ी विजय थी। यद्यपि अभी इस दिशा में बहुत कुछ होना बाकी था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव वर्ग भेदहीन सामाजिक ढांचे का विकास होना फ्रांस की क्रांति का एक बड़ा कार्य था। इसने वर्ग भेद की बड़ी खाइयों को पूर्णतः
लगभग पाट दिया। इससे पूर्व फ्रांस की व्यवस्था में वर्ग भेद को वैधानिक मान्यता प्राप्त थी। कुलीन वर्ग एवं पादरी तंत्र को अनेक सुविधाएं एवं रियायतें प्राप्त थी। फ्रांस की क्रांति ने सामाजिक वर्गों के अधिकार की अवधारणा को वैज्ञानिक स्तर पर समाप्त कर दिया और सभी नागरिकों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक समानता को अभिष्ट माना। यद्यपि अनेक इतिहासकार इस क्रांति की आलोचना करते हैं कि यह पूर्ण समानता स्थापित नहीं कर पाई, जनता को पूर्ण भागीदारी नहीं मिल पाई। राष्ट्रीय महासभा द्वारा लागू फ्रांस के संविधान ने मताधिकार सभी को प्रदान नहीं किया। बाद में विधान निर्मात्री सभा ने यद्यपि मताधिकार की अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा जारी फ्रांस के गणतंत्रात्मक संविधान 1795 के द्वारा मताधिकार को सीमित कर दिया गया। सत्ता पर अब यद्यपि सामंत, कुलीन और धर्म अधिकारियों का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उनके स्थान पर सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई और जन सामान्य को समानता का पूरा लाभ नहीं मिला। उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी फ्रांस की क्रांति के महत्व, सामाजिक महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। चौथा परिवर्तन सुखद आर्थिक रूपांतरण के रूप में देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के आर्थिक परिदृश्य को संपूर्ण रूप से बदल दिया। किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए क्रांति ने एक सुखद वातावरण तैयार किया। सामंतों एवं चर्च के अधिकार से फ्रांस की भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा मुक्त हुआ और किसानों और मध्यम वर्ग को अत्यधिक लाभ हुआ। किसान सामंती अधिकार, सामंती शुल्क और बेगारों से मुक्त हो गए और कृषि संबंधी गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि हुई। एक तरफ बहुत सारी नई भूमि कृषि योग्य बनाई गई, दूसरा कृषकों ने आंतरिक उत्साह से कृषि कार्यों में भाग लिया। 1794 में हुई अच्छी फसल के कारण फ्रांस के लगभग 2/3 लोगों ने चैन की सांस ली। जैसा कि क्रोपोटकिन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि शताब्दियों के बाद पहली बार फ्रांस के कृषकों ने भरपेट भोजन किया, अपनी कमर सीधी की और कुछ बोलने का साहस किया। जो परिवर्तन इस क्रांति के पश्चात हुआ, वह क्रमशः आगे बढ़ता गया और नेपोलियन द्वारा फ्रांस को युद्धों की विभीषिका में डालने के बावजूद 1815 में फ्रांस यूरोप के देशों में संपन्नतम देशों में से एक था और उसकी संपन्नता का आधार उसके औपनिवेशिक और विदेशी व्यापार नहीं, बल्कि उनकी कृषि और भूमि था। क्रांति के पश्चात आत्मविश्वास से परिपूर्ण फ्रांस के मध्यम वर्ग ने व्यापार एवं वाणिज्य के विकास को प्रोत्साहित किया और क्रांति के फलस्वरूप हुए आर्थिक परिवर्तनों के कारण फ्रांस के मध्यम वर्ग ने क्रमशः पूंजीवाद के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। फ्रांस की क्रांति के कारण राष्ट्रीयता की भावना का उत्कर्ष हुआ। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के निवासियों में शासकीय एवं सामंती आस्था के स्थान पर राष्ट्रीय आस्था को जन्म दिया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। क्रांति के प्रारंभ में राष्ट्रीय महासभा की घोषणा के साथ ही राष्ट्रवाद का विचार जड़ पकड़ने लगा। मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। इसके बाद फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय सेना और राष्ट्रभक्ति के उत्सवों की अवधारणाओं का जन्म हुआ।
फ्रांस के निवासियों में राष्ट्रीय एकता का गहरा भाव जागृत हुआ और आने वाली शताब्दियों में राष्ट्रवाद की अवधारणा ने संपूर्ण विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रवादी चेतना के सुखद एवं घातक दोनों ही प्रकार के परिणाम सामने आए। फ्रांस की क्रांति ने पूरे फ्रांस में समाजवादी चेतना का उदय किया। यद्यपि इससे मिलने वाले लाभों का अधिकांश भाग बुर्जुआ या मध्यम वर्ग को मिला, लेकिन इसे मानकर क्रांति की एकांगी समझना ठीक नहीं होगा। क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग के पास रहा और क्रांति के मूल आदर्श समानता की स्थापना के प्रयास नहीं किए गए हो ऐसा भी नहीं था। क्रांति का समाजवादी रुझान अनेक बार दृष्टिगोचर हुआ। राष्ट्रीय महासभा ने सामंतवाद एवं सामाजिक विशेष अधिकारों को समाप्त किया और चर्च की भूमि को भी जब्त किया। चर्च के अधीन फ्रांस की 1/5 भूमि और सामंतों के पास 1/5 भूमि को राष्ट्रीय सम्मेलन की सरकार ने खेतीहर किसानों में छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया, जिससे भूमिहीन कृषक और अन्य वर्ग के लोग भूस्वामी बने। जन सामान्य के हित में अनाज और अन्य वस्तुओं की कीमतें निश्चित की गई। मजदूरों का शोषण न हो इसलिए मजदूरी की दरें निर्धारित की गई। कुलीन वर्ग को क्षतिपूर्ति दिए जाने के आश्वासनों को रद्द कर दिया गया और यह नियम बना दिया गया कि फ्रांस के छोटे बड़े सभी निवासियों को नागरिक कहकर संबोधित किया जाएगा। उपयुक्त व्यवस्थाओं ने क्रांति की समाजवादी प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त किया। क्रोपोटकिन का मानना है कि वर्तमान साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं का स्रोत एवं उद्गम फ्रांस की क्रांति में देखा जा सकता है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी इस क्रांति के प्रभाव देखने को मिले। पादरी तंत्र के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। चर्च द्वारा जन सामान्य से लिया जाने वाला टाइथे समाप्त कर दिया गया। पादरी तंत्र के नागरिक संविधान द्वारा फ्रांस के छोटे बड़े सभी धर्म अधिकारियों को वेतनभोगी कर्मचारी बना दिया गया और अब उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाना निश्चित किया गया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि कैथोलिक ईसाई धर्माधिकारी इससे पूर्व पोप द्वारा नियुक्त और नियंत्रित होते थे। राष्ट्रीय सभा ने उक्त नागरिक संविधान के प्रति सभी धर्म अधिकारियों द्वारा शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया। यद्यपि इससे बहुत से कट्टर कैथोलिक ईसाई धर्मावलंबी नाराज हुए और कई जो क्रांति के समर्थक थे अब क्रांति के विरुद्ध हो गए। राष्ट्रीय महासभा ने चर्च की सभी भूमि को जब्त कर लिया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने धर्म के क्षेत्र में कई नवीन प्रयोग किए। आतंक के शासन के दौरान फ्रांस के ईसाईकरण का प्रयास किया गया। ईसाई धर्म के स्थान पर फ्रांस में एक नवीन आस्तिकतावादी धर्म विवेक शक्ति का धर्म स्थापित किया गया और फ्रांस के अनेक गिरजों को उक्त नवीन धर्म के मंदिरों में बदल दिया गया। बहुत सारे बिशप एवं पादरियों ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। रोबेस्पियर जब सत्ता के शिखर पर था, विवेक शक्ति के धर्म के स्थान पर एक आस्तिकवादी धर्म परम शक्ति के धर्म को फ्रांस में प्रचारित करने का प्रयास किया। सम्मेलन ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति की घोषणा की और सारे गिरजाघरों को पुनः ईसाई धर्म अनुयायियों को सौंप दिया गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राज्य और धर्म के पृथक्करण की नवीन अवधारणा को पुष्ट किया। इसी प्रकार न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार हुए।
मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि विधि या कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को विधि के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। लिखित संविधान द्वारा फ्रांस के सभी निवासियों को कानून के समक्ष समान माना गया। इससे पहले जज और उनके पदों को उनके साथ जुड़े विशेष अधिकारियों को खरीदा करते थे तथा पैतृक संपत्ति के रूप में लोग इन्हें अपने संतानों को हस्तांतरित करते थे। इस व्यवस्था को समाप्त किया गया। अब सभी स्तरों पर जजों के चयन की व्यवस्था की गई और उनके कार्यकाल की अवधि भी 2 से 4 वर्ष तक सीमित की गई। फ्रांस के विविध क्षेत्रों में प्रचलित अनेक प्रकार के कानूनों में एकरूपता लाने की दिशा में कार्य किया गया। संपत्ति पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का अधिकार भी स्वीकार किया गया। ज्येष्ठ अधिकार के नियम को समाप्त कर दिया गया और फ्रांस के उपनिवेशों में निग्रो दास प्रथा समाप्त कर दी गई। संपूर्ण फ्रांस में तोल माप की एक रूप व्यवस्था मीट्रिक सिस्टम को लागू किया गया। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी फ्रांस की क्रांति ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा फ्रेंच भाषा को फ्रांस की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। सारे शिक्षण और अनुदेशन कार्य इसी भाषा में करने के आदेश हुए। दांतों का कथन था कि रोटी के बाद शिक्षा मनुष्य की पहली आवश्यकता है। एक निःशुल्क, अनिवार्य और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने की मांग की गई। कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थानों को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से पुनर्गठित किया गया और उन्हें अधिक विस्तृत और अधिकार संपन्न बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद और अधिनायकवाद के उदय के रूप में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने इन प्रवृत्तियों को बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। राष्ट्रीय सभा द्वारा राष्ट्रीय भावना की अभिवृद्धि के लिए किए गए कार्य, राष्ट्रीय सैनिक सेवा की अनिवार्यता और आतंक के शासन के अधिनायकवादी तेवर के कारण उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, अधिनायकवाद को बढ़ावा मिला। जैसा कि प्रोफेसर गुडविन कहते हैं, बहुत सीमित अर्थ में ही फ्रांस की क्रांति को आधुनिक अधिनायकवाद का स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि फ्रांस में जैकोबिन तानाशाही और 1793 की क्रांतिकारी सरकार शासन की अस्थायी एवं असामान्य व्यवस्थाएं थी, जो फ्रांस ने आंतरिक एवं विदेशी युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अपने उदारवादी विचारों की रक्षा के लिए व्यवस्था में ग्रहण की थी। ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विशद प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिनका विश्व इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ और जिन्होंने अब तक को